नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, हर हर महादेव, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, जय जवान, जय जवान, जय जवान। चलिए, गहरी सांस लो, कमर सीधी रखेंगे ऑफलाइन वाले, और आने वाले सो के नहीं देखना है टीवी को, मतलब क्लास को, हाँ बैठ के देखना है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ इतिहास के अंतर्गत हम लोग मिडाइवल पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। आप लोग बताया था 3 काल था ना, प्राग, आद्य और ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आप लोग पढ़े हो 3 पार्ट है उसमें, जिसमें से आज बीच वाले को पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, मध्यकालीन इतिहास। पिछले 2 या 3 क्लास में जो भी बताया था वो क्विक रीजन था, ऊपर ही ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर बस बताया था, क्योंकि वो पूरा हो चुका है क्लास। आप लोग के वीडियो पैकेज में पूरा लाइन से डाला हुआ है, आप लोग देख लेना व्यापम पीएससी वाले। हाँ जी, हाँ मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास छत्तीसगढ़ का, हाँ मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास शुरू होने जा रहा है। चलिए इसमें ध्यान देते हैं। ऑनलाइन वाले कहीं पे भी कोई दिक्कत आए, समझ में नहीं आए, दिन दहाड़े कमेंट करना है, सर समझ में नहीं आ रहा करके। 4 बार बोलोगे, 4 बार बताऊंगा, लेकिन शर्माना नहीं है, अपने इच्छाओं को दबाना नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही खास चरण में आप लोग तैयारी कर रहे हो। ये स्कूल कॉलेज नहीं है, बल्कि ये सीधा सरकारी नौकरी कंपटीशन की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो। अगर आप स्किप करोगे तो मान के चलो कि तुम्हारा कोई दूसरा पोस्ट खा रहा है, ये हो जाता है, ऐसा में। चले, तो छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास में हम लोग जो है देखते हैं कितने, खासकर 5 राजवंश। मध्यकालीन इतिहास में कितने राजवंश है? 5 राजवंश। 5 के बारे में कल बताया था, एक बार और नेम कर देते हैं आज, बस नाम बस ले रहे हैं। ये 5, हालांकि मैंने जब भी राजवंशों के बारे में बताया है, 5 राजवंश, चाहे जितने भी राजवंश, हमेशा राजवंश को मैंने बताया है कि आपको एंगल 2 तरीके से देखना है। एक दक्षिण कोसल में देखना है, और दूसरा आपको कहाँ देना है, बस्तर में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण कोसल, और दूसरा कहाँ देखना है, बस्तर में। ये नज़रिया डेवलप कर लो पीएससी वाले। चलिए, बात करते हैं हम लोग कलचुरी वंश में। तो कलचुरी वंश को मैंने 2 ब्रांच बताया था, एक आपका रतनपुर के कलचुरी वंश, और दूसरा रायपुर के कलचुरी वंश। दोनों कलचुरी के शाखाएं कह सकते हो। उसके बाद नागवंश, ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, नागवंश। तो नाग में आपको याद रखना है, एक आपको कवर्धा क्षेत्र में दिखने को मिलेगा, और एक आपको बस्तर क्षेत्र में। दोनों जगह जंगल है कि नहीं? कवर्धा में जंगल है कि नहीं? पूरा मैकल पहाड़ी एरिया, एकदम सुमसान जंगल, चिल्पी घाटी। बस्तर में भी दुनिया भर केसकाल घाटी जंगल है कि नहीं? जंगल में क्या मिलेगा? सांप। नाग बोलना है अब, क्या नाग। तो कल या काला नाग, ठीक है जी, काला नाग। तो कवर्धा के आपको याद है, वो भी नाग में क्या था, फन था, तब तो नाग बोलोगे। वो भी नाग, क्या नाग जिसका फन ना हो, उसको ढोड़िया सांप बोल देते हैं वो लोग, है कि नहीं। तो पहचान है नाग का, कवर्धा के फड़ी नागवंश। और बस्तर के, हाँ, इसके फन में छिंद रहता है ना, कांटा कस मारे चकले, है ना, छिंद कांटा सुने हो, देखे हो, हाँ। तो बस्तर में छिंद बहुत है, तो छिंदक नागवंश। अक्सर जाना बस्तर में जाओगे ना, तो छिंद पेड़ के किनारे भोड़ू रहता है, जानते हो भोड़ू, बिल, और भोड़ू मन में सांप रहता है। तो छिंद मन के पूरा
यही मन में सांप काबर को हम मूसो उसो बढ़ रहे थे तो सांप मन मूसो खाए बर किंजरत थे, देखे हो नहीं देखे तुम गाँव मन में? हाँ, तो इसीलिए क्या बोलेंगे उसको, छिंदक नागवंश। ठीक है, और उसके बाद आखिरी आपको बोलना है कांकेर के सोमवंश। ये आपका कांकेर के सोमवंश। तो ये 5 राजवंशों के बारे में मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना रहता है आप लोगों को। इनके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, पीएससी के लेवल का, ऑनलाइन वाले इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो शुरुआत हम लोग कलचुरी वंश से करेंगे। ये दोनों क्या है, कलचुरी है, और ये दोनों क्या है आपका, नागवंश है, और ये आपका सोमवंश। आप लोग को पिछले क्लास बताया था सोमवंश के पूर्वज लोग, इससे पहले कलिंग, फिर दक्षिण कौशल, फिर मैकल, याद आ रहा है? ऐसे मैकल, फिर दक्षिण कौशल, फिर कलिंग, फिर ऐसे घूम के कांकेर आए थे। हाँ, जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे देख लेना, नहीं सब अंते तंते हो जी, है ना। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कलचुरी वंश, नागवंश, सोमवंश मुख्य मेन पढ़ेंगे कलचुरी वंश को लेकर। क्या चीज़? हाँ, अरे काकती, हाँ वो बाँच गए है ना, चलो छोड़ो, एक ठगाव जोड़ देना ना, काकती को भी लिख देना, बस्तर के काकती वंश लिखो इसको। बस्तर के काकती वंश की खासियत यह है कि मध्यकालीन में भी दिखेगा आपको और आधुनिक काल में भी दिखेगा, मतलब मिडाइवल और मॉडर्न दोनों में आपको नजर आएगा। ठीक है, मिडाइवल और मॉडर्न, मतलब ये कह सकते हो कि मध्यकालीन इतिहास के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब आधा खत्म हो चुका थे वो समय, आधा बचा हुआ था, तो इंटरवल के बाद कह सकते हो ये आता है काकती वंश, और उसके बाद फिर आधुनिक में तो पूरा आपको देखने को मिले देश की आज़ादी तक। स्पष्ट है? तो 5 आप लोग ये मेन याद रखना, बाकी काकती को भी आपको जोड़ना है, स्किप नहीं करना है। हो गया? चलिए, तो हम लोग शुरू करेंगे आज कलचुरी वंश। अब हमें ध्यान देना है, कलचुरी राजवंश एक राजवंश है, यानी कि राजतंत्र है, राजा के द्वारा शासन होगा। तो आप जब एग्जाम के नज़रिए से आप देखेंगे ना, तो ये जो राजवंश है बहुत ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि जब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। सीजीपीएससी के लगभग सभी परीक्षा में एक न एक सवाल इस कलचुरी सवाल बनता ही बनता है। सीजी व्यापम के लगभग जहाँ भी इतिहास रहेगा वहाँ से एक सवाल यहाँ से आते ही आता है, मतलब इसके बिना इतिहास अधूरा है, ये कह सकते हो छत्तीसगढ़ का। ऐसा में इतना इंपॉर्टेंट ये राजवंश है जिसके बिना छत्तीसगढ़ का इतिहास अधूरा है। और वो कौन सा राजवंश है? हाँ, ये मैं परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आते ही आता है, इसलिए इसके महिमा को समझना है। कलचुरी राजवंश के महिमा परम्पार है, काकर कलचुरी राजवंश के। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है ऐसा में। अब ध्यान दीजिएगा, पढ़ने का जो तरीका रहेगा हमारा वो कैसे रहेगा थोड़ा समझ लो। कोई भी राजवंश हो उसको पढ़ेंगे कैसे, थोड़ा सा एक रूपरेखा तैयार करते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? कलचुरी वंश के बारे में, या कलचुरी साम्राज्य बोलते हैं, कलचुरी डायनेस्टी बोलते हैं, कई नाम है इसका, है ना, 20 ठोक नाम ही कर काबर कई साल राज करी से, है ना। आप लोग पढ़ोगे ये जो कलचुरी राजवंश है इतिहास में 550 से चालू होगा, ठीक है। तो 1741 ईस्वी तक आपको इसका वंश अलग अलग क्षेत्रों में नजर आएगा। शुरू कब से हो रहा है? 550 ईस्वी से कब तक? 17 से जोड़ लो केशव साल, कितने साल हुई से? मोटा मोटा एकदम एग्जैक्ट जाना तुम्हारा मन गड़ी जोरदार है ना, मोटा मोटा बता दो। लगभग 1200 साल। कितना सौ साल? 12। सोचो 1200 सालों तक ये लोग क्या किए? राज किए, राजवंश के रूप में।
यहाँ पर सरकार 5 साल नहीं चला पाती है कि नहीं। उनको दुनिया भर का झूठा वादा देना पड़ता है, झूठा घोषणा करना पड़ता है, तब लेते देके सत्ता में आते हैं। और सत्ता में भी 5 साल ढंग से चला नहीं पाते, बीच बीच में क्या हो जाता है, दुनिया भर का विद्रोह हो जाता है। और यहाँ देखो 1200 साल, तो 1200 साल तो तक शासन करना मतलब अपने आप में इतिहास है। और बड़ी से बड़ी बात यह है कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में माना जाता है कि सबसे बड़ा लंबा समय तक शासन करने वाला कोई राजवंश रहा है, वो है कलचुरी राजवंश। पूरे भारतीय इतिहास में भाई, छत्तीसगढ़ में तो खैर नंबर 1 यही है, भारतीय इतिहास में भी लंबे समय तक शासन करने वाला कौन सा है, कलचुरी राजवंश। आप लोग को मुगल साम्राज्य या मगध साम्राज्य नहीं बोलना है, ठीक है। कौन साम्राज्य है, कलचुरी साम्राज्य। तो इसी वजह से इनके कई नाम पड़े हैं। ऐसा 1200 साल तक राज किए तो इसलिए इस वंश का कई नाम, और कारण भी है, नामों के पीछे पढ़ेंगे। तो खैर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश है कलचुरी राजवंश, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फोकस करेंगे हम लोग खासकर सबसे पहले इस वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। ओके, उत्पत्ति। फिर हम देखेंगे इसमें उत्पत्ति के अंदर ही रहेगा, लेकिन मैं इसको अलग से पॉइंट दे रहा हूं, आदि पुरुष या फिर संस्थापक। किसने इस वंश को स्थापित किया एक राजवंश के रूप में, ठीक है, उत्पत्ति। फिर देखेंगे आप लोग क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में जो है इन्होंने अपने राजवंश को स्थापित किया। इतना बड़ा भारत देश, इतना बड़ा छत्तीसगढ़, दक्षिण कौशल में कि बस्तर में, कहाँ, क्षेत्र ही पता होना चाहिए, एरिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्पत्ति, आदि पुरुष, संस्थापक और क्षेत्र जब हमें पता चल जाता है तो फिर हम उसके बाद उसके घर परिवार के बारे में जानते हैं। हमें पता चल गया कि उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन है सियान और कहाँ पे वो राजवंश है। फिर हम देखेंगे कि उस राजवंश का परिवार क्या है, मतलब हम लोग राजवंश के वंशावली के बारे में बात करेंगे। राजवंश के वंशावली, है ना, काका बाबा दादा दादी नाना नानी, है ना, जो भी है, इतने सारे। आप जान रहे हो कि 1200 सालों तक राज किए हैं, तो एक राजा तो 1200 साल जिएगा नहीं, समझ में आ रहा है ना, कई राजा हुए होंगे। हाँ, जनरेशन, पीढ़ी, वंशावली, ऐसा में। तो आपको ध्यान रखना है कई पीढ़ियां जो है यहाँ पर राज करी, तो वंशावली आपको ध्यान रखना है, स्पष्ट है। उसके बाद अब राजाओं के बारे में पता चल गया, अब राजाओं के द्वारा किए गए कार्य, ऐसा में, राजाओं के द्वारा, राजाओं के कार्य, वो भी कौन से कार्य, प्रमुख प्रमुख, इतने सारे राजा होंगे, ये आपको ध्यान रखना। और उसके बाद ध्यान, ये इतना बस देखना है आप लोगों को, मेन उत्पत्ति, आदि पुरुष, संस्थापक, क्षेत्र, राजवंश के वंशावली के बारे में देखेंगे, राजाओं के प्रमुख कार्य। अब एक ध्यान रखना कि ये लोग इतने लंबे समय तक शासन किए छत्तीसगढ़ के अलावा भारत के भी अलग अलग क्षेत्रों में, तो इनके इतने लंबे समय तक टिके रहने का सबसे खास कारण रहा होगा कि इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो क्या रहा होगा, ताबड़तोड़। तभी तो टिक पाए ना, इतना दुरुस्त रहा होगा, इतना सुव्यवस्थित रहा होगा कि ये लोग लंबे समय तक टिक पाए। शांति व्यवस्था भी रहा होगा, कानून भी अच्छा रहा होगा, शांति भी रहा होगा समाज में, तभी टिक पाया नहीं। तो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, तो इसको हम लोग 3-4 सोपान में बात करेंगे। जैसे कि कोई भी राजवंश हो, कोई भी, अक्सर प्रश्न आता है मेंस में कि फलाना राजवंश के बारे में, है ना, टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम उस समय के खासकर कला संस्कृति वगैरह सामाजिक जीवन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमको फोकस डालना रहता है सामाजिक जीवन, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक जीवन। उस राजवंश में समाज कैसा था, और समाज में हम लोग बात करते हैं घर, परिवार, महिला। घर मतलब माँ, माँ मतलब महिला, है कि नहीं। तो सामाजिक जीवन में हम समाज पे बात करें, समाज में परिवार रहता है, परिवार में घर होता है, घर में कौन रहते हैं, मम्मी पापा, बच्चे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, यही तो बोलोगे ना। तो होगा समाज। सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे
फिर हम बात करेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। समाज के लोग अपने जीवन को जीने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए कुछ न कुछ क्या करेंगे, कार्य करेंगे। आर्थिक जीवन अर्थव्यवस्था के लिए। तो इस समय का आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा? अब भाई 1200 सालों तक काम करी सरकार, क्या ये लोग जीएसटी वीएसटी लेते थे? टैक्स वैक्स लेते थे, नहीं लेते थे? क्या काम करवाते थे जितने साल तक टिके रहे? पढ़ेंगे हम लोग सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन। इसके बाद हम देखेंगे खासकर राजनैतिक जीवन, बहुत ही खास। राजनीतिक बोलते हैं या फिर राजनीतिक जीवन ही बोल सकते हो। अब इतने लंबे समय तक शासन के भैया कहीं ना कहीं इनके जो राजनीतिक मतलब नियम कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था, नियम व्यवस्था, शांति व्यवस्था शानदार रहा होगा तभी चला है। तो ये आपका पॉलिटिकल लाइफ कैसा है ये आपको समझना है। यहाँ पर इकोनॉमिकल है ना लाइफ कैसा रहा, सोशल लाइफ कैसा है, या व्यवस्था कह सकते हो, या सिस्टम कह सकते हो। इसके बाद हमको देखना है यहाँ का सांस्कृतिक जीवन। सांस्कृतिक जीवन बोला जाता है कि कोई भी मानवीय सभ्यता या सभ्यता का जब विकास होता है तो उनमें कहीं ना कहीं हमको संस्कृति नजर आता है, और हर सभ्यता की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। जैसे भारत की अपनी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति बोलते हैं ना। पाश्चात्य देश में जाओगे तो वहाँ की अपनी पाश्चात्य संस्कृति है। हर समाज की भी अपनी संस्कृति होती है। तीज त्यौहार सारा कुछ उसमें आता है। संस्कृति मतलब उसमें खासकर जन्म संस्कार, उसका बीच में विवाह संस्कार, और आखिर में क्या होता है, मृत्यु संस्कार। ये तीनों खास चीज, हालांकि उसमें बहुत सारी चीज शामिल है। उसमें पर्व वर्व त्यौहार नित्य वित्य सब चीज शामिल है, फेस्टिवल सब है, सब सांस्कृतिक जीवन होगा। और ये सांस्कृतिक जीवन अगर देखेंगे तो हर 10 किलोमीटर में जैसे भाषा चेंज हो जाता है, लोगों का टोन चेंज हो जाता है, ऐसे ही आप देखोगे हर 100 किलोमीटर में क्या चेंज हो जाता है, संस्कृति चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हमारे छत्तीसगढ़ में देखोगे बस्तर में अलग टाइप का हिसाब किताब है, ऊपर में सरगुजा में अलग टाइप हिसाब किताब है, अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब किताब है कि नहीं है? तो सांस्कृतिक जीवन कैसा रहा कल्चुरी काल में, ये हम जानेंगे। और उसके बाद बहुत ही खास जो है इस वंश का वो है धार्मिक जीवन। जानते हो भारत जो है धर्म के नाम से जाना जाता है, तो धार्मिक जीवन कैसे, कौन से धर्म का उस समय ज़्यादा क्रेज था, या कौन से धर्म को इस राजवंश ने ज़्यादा जो है तवज्जो दिया, या कौन से धर्म को लेकर ज़्यादा कार्य किया गया उसको बढ़ाने के लिए, या सभी धर्मों को समान अवसर दिया गया, या सभी धर्मों को जो है समान रूप से या समानता का अधिकार दिया गया, ये क्या था सिस्टम? तो ये हमको पढ़ना है ऐसा में। अभी जो 5 फैक्टर है मैन फैक्टर, ये हमेशा जीवन के लिए याद कर लो। पीएससी हो या व्यापम, हालांकि व्यापम की बात करें, पीएससी की बात करते हैं, मेंस में लिखना रहता है। तो कोई भी राजवंश हो या कोई भी चीज़ कभी भी व्याख्या करने बोलेगा तो हमेशा ये 5 चीज़ आपको दिखना चाहिए। पॉइंट के अंदर तुमको सब चीज़ को घुसाना है ऐसा में। सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन। स्पष्ट है? अब जैसे कि यहाँ पर राजा है, तो राजा, कोई भी राजा बनेगा तो राजा जो है समाज के लिए क्या करेगा, अर्थव्यवस्था के लिए क्या करेगा, नियम कानून के लिए क्या करेगा बनाने के लिए, संस्कृति को बनाए रखने के लिए क्या करेगा, धर्म को है ना बनाए रखने के लिए क्या करेगा, यही सब काम करेगा ऐसा समझो। अब इसको बनाए रखने के लिए, करने के लिए कुछ न कुछ दुनिया भर का निर्माण कार्य करेगा, या लड़ाई झगड़ा करेगा, युद्ध जानते तो। कई लोग युद्ध अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए करते, कई लोग युद्ध पैसा वैसा कौड़ी छापा क्या बोलते हैं जानते ना, पहले राज को पैसा होता था लूटने के लिए। हाँ रेड, हाँ अब रेड बोलते हैं, पुलिस वाले मारते ईडी छापा वाला। लेकिन पहले एक सेना मतलब एक राज्य की राजा जो है दूसरे राज्य पर अटैक करते थे, आक्रमण, तो वहाँ से पूरा चुरा के ले धन को लूट लेते थे ना पूरा। जानते हो मोहम्मद गौरी, जितने भी पश्चिमी देश के लोग आए, ईरान गए, तो तुर्की के लोग भारत क्यों आए, अंग्रेज लोग क्यों आए व्यापार करने के? क्योंकि पता था इंडिया में भयंकर क्या है, धन है, कई प्रकार के धन है यहाँ पर। तो इस चक्कर में तो आप देखोगे यहाँ पर वो सारे चीज़ को हमको समझना है कि राजा जो है इन चीज़ों पर फोकस करेगा, इसके लिए वो निर्माण कार्य भी करेगा और दुनिया भर क्या करेगा, वो युद्ध भी करेगा। स्पष्ट है? तो मैं यहाँ पर युद्ध और निर्माण कार्य को चाहो तो आप लोग मेंशन कर सकते हो ऐसे नीचे में बेस, युद्ध
और निर्माणकारी, है ना। अब जरूरी नहीं कि हर बार लड़ाई हो, फ्रेंडशिप भी होता है राजाओं के बीच, संधि होता ही नहीं होता है, युद्ध के साथ संधि हो सकता है, या मित्र के रूप में, या शादी ब्याह करके भी जानते हो राजा लोग दूसरे राजा की बेटी शादी कर रहे हैं ना, एक राजा परिवार दूसरे राजा परिवार से जुड़ रहा है, तो फ्रेंडशिप के माध्यम से भी क्या हो रहा है, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था या साम्राज्य का या राजवंश का विस्तार हो रहा है। तो तरीके कई हैं, संधि हो या मित्रवत हो या युद्ध हो या और ये सारा निर्माणकारी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये खास प्रारूप है, इसी प्रारूप में हम लोग संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बता देंगे कृपया। ठीक है, जब भी जैसे मान लो आप पूछा जाएगा मेंस में, कलचुरी राजवंश के बारे में व्याख्या करिए, ये दे उत्पत्ति बता देने हैं, उसके बाद आदि पुरुष संस्थापक, क्षेत्र है ना, क्षेत्र में मतलब राजधानी भी आ जाता है इसमें, क्या लिखना है इसमें, राजधानी, राजवंश के वंशावली, प्रमुख राजाओं के नाम और प्रमुख कार्य। तो प्रमुख कार्य को हर राजा के बारे में ऐसे करके लिख देना, आखिर निष्कर्ष निकाल दिए। ठीक है, पूरा निबंध लिख डालोगे। चलिए, तो हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पर उत्पत्ति को लेकर। कलचुरी वंश की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आपको मालूम है कि इनका इतिहास कब से शुरू हो रहा है, 550 ईस्वी से लगभग 1740 या 41 ईस्वी तक। अब ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के पीछे पौराणिक मान्यता है, पुराणों में इसका उल्लेख है, पौराणिक मान्यता है, जनश्रुति भी है। जनश्रुति मतलब समझते हो, या किवंदिती बोलते हैं इसी को, ये शब्द सुने हो, किवंदती, जिसे आप लोग सुने होंगे। अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो, सामने से बिल्ली काट दी, मतलब जरूर अशुभ होने वाला है। सुने इसी ना डायलॉग, ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन है? और कौन कहेला, तुमको पता ही नहीं पता है ये चीज, ऐसा होता है कि नहीं है? पर बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? आज से 20 साल पहले ये बोला गया था कि नहीं बोला गया था? आज से 100 साल पहले ऐसा बोला गया था नहीं बोला गया था? ये कई वर्षों से चले आ रहा है, ये पता है। हमारे दादा के दादा लोग भी यही सुनते आए हैं कि सर जाओगे और बिल्ली कोई काट ली तो जरूर क्या होने वाला है, अशुभ होने वाला है। मतलब सुनते आ रहे हैं, जन श्रुति, जनता के या लोगों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, जन श्रुति या किवंदिती बोलते हैं। स्पष्ट। और पौराणिक मान्यता मतलब पुराण उराण में लिखा है इसी कहीं के, ये बोल सकते हो। तो ध्यान दीजिए, इसके इस आधार पर हम जो है कलचुरियों के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मैं एक मैप बना रहा हूँ। भारत का ये ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कलचुरी की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो 6वीं शताब्दी की बात है, लिखना लिखना मत, ध्यान सुनना, मैं कहानी बता रहा हूँ अभी, ठीक है। 6वीं शताब्दी की बात है, कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार, ठीक है। तो उसमें पौराणिक कथा में 6वीं शताब्दी मत लेना, ये युगों पुराना बात है, रामायण काल से जोड़ते हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है, एक बहुत ही पावरफुल भगवान थे, भगवान ही थे वो, जिनका नाम था सहस्त्र बाहु। नाम क्या था? सहस्त्र बाहु। और इसका कई लोग पूरा नाम बोलते हैं सहस्त्र बाहु, अर्जुन ही बोल देते हैं इसको, ठीक है। सहस्त्र आप देख रहे हो, और बाहु, बचपन से इसका अर्थ पढ़े होगे, मीनिंग। सहस्त्र मतलब क्या होता है? 1000, कम से कम
शुरुआत 1000 के 1000 शुरू होता है ना। 999 क्या बोलोगे? वो 1000 है कि 999? नहीं, जब तक ये नहीं तब 1000 नहीं बोलेंगे, है कि नहीं। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। तो 1000 भुजा वाला आदमी वो तो सामान्य इंसान नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग तो कितने हाथ वाले हैं जी? 2 वाले। और 1000 हाथ वाले का कब बताओ? भगवान कहूँ नहीं। हाँ, तो सहस्त्र बाहु अर्जुन, ये कहना चाहिए आदि पुरुष कह सकते हो पुराणों के अनुसार। किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार कलचुरी वंश के आदि पुरुष कौन है? सहस्त्र बाहु अर्जुन। इनके बारे में कहा जाता है कि इतने ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे कि रावण को भी हरा दिए थे। समझ रहे? रावण को परास्त कर दिए थे और परास्त करके बंदी ही बना लिए थे, इतने ताकतवर। रावण 10 मुड़ी वाला ऋषि, तो 10 मुड़ी वाला, मैं 1000 हाथ वाला हूँ। हाँ, तो सब मुड़ी मुड़केड़ दूँ, है ना, कहीं चीनी बाँची। तो रावण को भी क्या कर दिया था? बंदी बना लिया था। तो इतने ताकतवर थे कौन? सहस्त्र बाहु अर्जुन। और इनको जो है कलचुरी वंश के जितने भी राजा हुए, वंशज हुए, सब इनको अपना आदि पुरुष या प्रमुख जो है पूर्वज मानते हैं। ऐसा में दूसरा एक है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि ये जो है कलचुरियों की जो उत्पत्ति हुई है नेचुरली अगर देखा जाए तो चंद्रमा से, और इसीलिए अपने आप को लोग कहते हैं चंद्रवंशी। ध्यान, चंद्रवंशी। जैसे कई लोग बोलते हैं अपने आप को सूर्य से हम उत्पन्न हुए। जैसे आप लोग महाभारत देखे हो, सूर्य पुत्र कर्ण कहीं के सुने नहीं सुने हो? भगवान राम ला देखे हो तुम? वो लोग सूर्यवंशी थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं। वो लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। तो सूर्य, ये चंद्रमा, इसके पीछे एक लॉजिक भी है ना, सूर्य और चंद्रमा से कैसे उत्पत्ति होती है, कभी एक आदि बताऊंगा, है ना। मतलब इसका साइंटिफिक चंद्रवंशी और सूर्यवंशी का। ओके, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर चंद्रवंशी भी बोलते हैं कौन लोग? कलचुरी लोग अपने आप को किससे उत्पन्न हुआ बोलते हैं? सहस्त्र बाहु अर्जुन से बोलते हैं। और एक किंवदंती है कि इनके जो है वंश में नाग और घोड़ा का प्रतीक चिन्ह देखा गया है। प्रतीक चिन्ह या सिंबल कह सकते हो। जिसे आप लोग देखो भारत का प्रतीक चिन्ह में क्या रहता है, उसमें भारत का प्रतीक चिन्ह देखे हो तुम लोग? अशोक चक्र है। भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र है। छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाँ, कहीं देखे हो कि नहीं देखे हो? पहाड़ी में ना, वो तो राजकीय पक्षी है जी, बुबालिस, वो तो है ना वन भैंसा है ना। पक्षी वक्षी ये सब साल वाला नहीं है। देखियो ना, इसे गोलाकार रहता है ना। छत्तीसगढ़ उसमें बना हुआ किनारे किनारे छोटे, धान की बाली है, एनर्जी वाला है, कलरफुल है। पढ़ोगे नदी वदी सब दुनिया भर ऐसे गोल भावर है। ठीक, वो छत्तीसगढ़ के राज्य की प्रतीक कहना चाहिए। ऐसे भारत प्रतीक अशोक चक्र है। ऐसे इनका प्रतीक जो है चिन्ह है, उसमें नाग और क्या दिखता है? घोड़ा दिखता है। मतलब कहीं ना कहीं अपने उत्पत्ति ये लोग नाग या घोड़ा से मानते हैं। तो नाग को ये लोग बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, नाग को अहि। क्या बोलते हैं? अहि। ऑनलाइन वाला ध्यान दीजिए, नाग को क्या बोलते हैं? अहि। काबर की नाग के राजल का बोलते हैं अहिरांज सांप, अहि। और घोड़ा को बोलते हैं है मतलब घोड़ा होता है। संस्कृत शब्द है, आपको ध्यान रखना है, संस्कृत का शब्द है। अहि है, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाता है? अहि है। तो अहि है, 10 बार बोलो, अहि है, अहि है, अहि है, अहि है, अहि है, अहि है। सुनात का है सुना रहे नहीं सुना रहे? तो धीरे धीरे सालों, अभी 1200 साल की बात है यार, है ना। तुम तो अभी 2 मिनट में दूसरा सुने, 1200 साल आदमी सुनते सुनते बोल में कुछ परिवर्तन होगी नहीं होगा। तो ये क्या बोलने लग गया? है। तो ये लोग अपने आप क्या मानने लगे? है वैसी। मतलब इनकी जो उत्पत्ति हुई है नाग से। अब नाग के फोटो वाला तुम लोग दिखाए रहते हो, लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ी हो गई। तो घोड़ा देख लो, ठीक है। चलो, तो नाग और घोड़ा का मिक्सअप, अहि और है। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है?
तो इस तरीके से जो उत्पत्ति हुई है आपके कलचुरी वंश की, ये सब जो मान्यता है पौराणिक मान्यता है, जनश्रुति है या किंवदंती, कोई साइंटिफिक वाला यहाँ पर रीजन नहीं है। स्पष्ट हुआ ऑनलाइन वालों को? चलिए, तो यह हो गया उत्पत्ति के बारे में खास जानकारी। अब यहाँ पर हम थोड़ा साइंटिफिक उत्पत्ति पे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में एक नदी बहती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आप लोग जो सुने हो अमरकंटक क्षेत्र, मैकल पहाड़ी, यहाँ से एक नदी को उद्गम होता है, नर्मदा नदी, जानते हैं नर्मदा नदी? ये बहते हुए ऐसा ये ऐसे बहती जा रही ना पश्चिम की ओर, नाम क्या है? नर्मदा। नर्मदा नदी एमपी, इधर दक्षिण मध्य प्रदेश के, दक्षिण मध्य प्रदेश, यहाँ पर इंदौर मालवा सुने होंगे, इंदौर सुने हो ना, मालवा क्षेत्र बोलते, मालवा पठार इधर ही। यही नर्मदा नदी के किनारे एक गांव है महेश्वर। क्या नाम था? महेश्वर। 550 ईस्वी की बात है, ऐसा कहा जाता है, मान चलो महेश्वर। यहां पर एक राजा थे जिसका नाम था माहिष्मान। यार माहिष्मान, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है? फिर इसमें लिख रहा हूं माहिष्मान। ठीक, इन्होंने अपने इस नर्मदा किनारे के क्षेत्र, नर्मदा नदी किनारे क्षेत्र एक नगर बसाया, एक क्षेत्र स्थापित किया, नाम रखा, ये तो राजा का नाम है जी, है ना, माहिष्मती। माहिष्मती। और ये माहिष्मती जो है भव्य है ना, इतना भव्य बना, सुंदर, तो ये बन गया माहिष्मतीपुर। जैसे रायपुर, रतनपुर, बिलासपुर बोलते नहीं बोलते हैं, तो ये क्या बन गया? माहिष्मतीपुर। तो 550 ईस्वी के आसपास, ठीक है, हालांकि 550 ईस्वी मत जोड़ना भी, इसको छोड़ दो। 550 में दूसरा राजा नाम आ जाता है इसी के खानदान का, सन से इसको जोड़ो ही मत। नर्मदा नदी किनारे जोड़ लो। राजा का नाम क्या था? राजा माहिष्मान। ऑनलाइन लोग समझ में आ रहा है? राजा माहिष्मान, जिन्होंने नर्मदा नदी के किनारे कौन से नगर बसाया? माहिष्मतीपुर। और यही माहिष्मान के बाकी फिर वंशज लोग, है ना, धीरे से अपने क्षेत्र का विस्तार किए, साम्राज्य का विस्तार किए, और ये बाद में बन गया कौन सा वंश? कलचुरी वंश। कई लोग बोलते हैं कलचुरी का जो वर्ड है कलचुरी, इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, इसको ना 10 प्रकार से, पर हम इसको बोलते हैं काला छुरी। क्या बोलते हैं? काला छुरी। छुरी काला रहता है इसलिए तो कहा जाता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इन लोग के पुरुष मर्द वाले, है ना, ये क्या है? मूंछ, काला मूंछ, बड़े बड़े, इससे सरदार मन के देखे ना, मूंछ मन बड़े बड़े रखे, और छुरी, ये तो बढ़िया धार वाले सरदार मतलब देखे ना, इसे रखे रहते छुरी, और बड़े मूंछ और पगड़ी बांधे रहते हैं सरदार लोग का गेटअप। तो ऐसे ही कहा जाता है कि ये लोग जो है काला मूछे धारण करते थे, ठीक है, काला वस्त्र वगैरह भी पहनते थे, और छुरी को ऐसे रखते थे सेफ्टी गार्ड के लिए। तो नाम क्या पड़ गया? कल छुरी या काला छुरी। और बोलते बोलते काला छुरी क्या हो गया? कल छुरी। और ठोक गाँव मन में कलछुरी ये होता था क्या? बर्तन में कलछुरी सुने हो? कलछुरी या कलछा, कलछुल, करछुल बोलते ना, करछुल। हाँ, किसको बोलते हैं करछुल बताइए? चम्मच को बोलते हैं, सीधा सीधा आज के हिसाब से बोलो चम्मच। हाँ, झारा ही बोलते हैं क्या उसी को? झारा। कलछुल, कलछुल अलग होता है, झारा अलग होता है। हाँ, भजिया बनाना हो तो किसका उपयोग करते हैं? झारा का। और सब्जी उब्जी बनाना है तो करछुल का, चम्मच का। तो ध्यान दीजिए। तो कुछ लोग कहना है कि काला छुरी का ये लोग अपना, है ना, इस्तेमाल करते थे, रखते थे, इसलिए पड़ गया कलछुरी। स्पष्ट है? तो ये उत्पत्ति के बारे में ये कई सारी जानकारियाँ हैं, हो गए ना? हाँ, ठीक। तो कल मैं जो है इसके बारे में पूरा बात करूँगा, आज केवल 5 मिनट में पढ़ाया हूँ। आदि पुरुष संस्थापक के बारे में भी आगे बात करेंगे कि 550 ईस्वी में जो है नाम आएगा कृष्ण राज। क्या नाम आएगा? कृष्ण राज। और छत्तीसगढ़ में कृष्ण के क से आ जाएगा कलिंग राज, है ना। तो पढ़ोगे
राजधानी अलग अलग समय में अलग अलग रहा है, जिसके बारे में कल बात करूँगा। वंशावली के बारे में हम लोग कल मैं आप लोगों को 40 राजाओं के बारे में बताऊँगा, ठीक है। और कोशिश रहेगी मैं 40 राजाओं को आप लोग को याद कराऊँ क्लास में, ठीक है जी। तो हम लोग 40 राजाओं को, भाई 1200 साल तक राज किए हैं यार, है ना, तो कम से कम 40 ठे राजा याद कर लो। तो 40 राजाओं के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और कुछ कार्य, फिर हमारा ये क्लास शुरू होगा कंटिन्यू। बिल्कुल आज मैं 0 लेवल पढ़ाया हूँ बेसिक, कल से हम धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते जाएंगे। तो कल क्लास मतलब ये पूरा शुरुआत आज हुआ है, तो पूरा आखिरी तक पढ़ना मेरे साथ, है ना, पढ़ना ही पड़ेगा और क्या है, ठीक है जी। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर MCQ होगा। आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी अभ्यर्थी जो ऑनलाइन के माध्यम से CGPSC CG व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं, संस्थान में एडमिशन अवेलेबल है। साथ ही साथ पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, आरक्षक भर्ती और आने वाले समय में जो भी भर्तियां होंगी उनकी भी कक्षाएं संचालित होंगी। तो आप लोग संस्थान के इस चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, उसमें हमारे संस्थान के बहुत सारी जानकारियाँ, स्टडी मटेरियल मिलता है भाई, ठीक है जी। एंड्रॉयड और iPhone पे, है ना। चलिए, धन्यवाद आप सभी।